जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये अस्मरणीय तथ्यों से बाकी था। हम लोग का पिछले वीडियो में हम लोग ये मौर्य जो साम्राज्य बने थे लोग, उसमें अस्मरणीय तथ्यों से बाकी था। तो आज की वीडियो में हम लोग वहां से कवर करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। उपगुप्त उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु, जो उपगुप्त था यह कौन था? तो बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। भाबरू अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक था वह बौद्ध धर्म को मानता था या नहीं मानता था। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो भाबरू अभिलेख में। किसमें? भाबरू अभिलेख में मिलता है। केवल भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में या स्तंभ लेख में होता है? तो भाबरू स्तंभ लेख में बताया है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के शैव था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक क्या था? तो शैव धर्म को मानने वाला था। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया। जो सांची का स्तूप है वह किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि होती है उसे दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है बीपीएससी में कि खरोष्टी लिपि को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिखा जाता है, तो इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख है उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान से। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख है अफगानिस्तान से तथा से भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। जो खरोष्टी लिपि का अभिलेख था वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक के तो उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और वही ग्रीक और अरमाइक, ये इंपॉर्टेंट है कि अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। बाकी जो शेष ब्राह्मी लिपि के अभिलेख वह कहाँ से मिले थे? तो वह भारत से मिले थे। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रूमनदेही है। कौन सा अभिलेख है? तो रूमनदेही सबसे छोटा स्तंभलेख है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो जो 7वां अभिलेख है अशोक का, यह सबसे लंबा है। अशोक का सारेकुना यानी कि कंधार अभिलेख है ग्रीक और अरमाइक की भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का रूमनदेही स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। जो अशोक का रूमनदेही स्तंभ है वह किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई? बृहद्रथ की। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध में शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई थी या इसकी स्थापना शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल था मुख्यतः लकड़ी का बना था। यहाँ से भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था पाटलिपुत्र में स्थित वह किस चीज से बना था? तो वह लकड़ी का बना था। मौर्य काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो तक्षशिला था। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इस लेसन से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या देखते हैं लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो अशोक है अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी नाम से इसका उल्लेख मिलता है। किस नाम से? प्रियदर्शी नाम से इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से बाई किस तरफ से? तो दाई से बाई और लिखी जाती थी। तो जो खरोष्टी लिपि है यह किस तरफ से लिखी जाती है? तो दाई से बाई की तरफ लिखी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेगा अस्थनिज दूत था, यानी कि जो मेगा अस्थनिज था यह किसका दूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक संबंधों की भी बात की गई है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास की भी बात की गई है, और विदेश नीति, यानी कि इन चारों तत्वों की भी बात की गई है अर्थशास्त्र में। स्पेशल तौर पे बात की जाए तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास की चर्चा इसमें मिलती है। यानी कि यह जो नाम तो भले आपका अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें ज्यादा पॉलिटिकल चीज के बारे में बताया गया है। तो आपका विदेश नीति भी पॉलिटिकल चीज में ही आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्मे
अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? जो अशोक के धम्म में दिया था, उसका मूल संदेश क्या था? तो इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो उपरोक्त में से सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो धम्म का मूल संदेश था, राजा के प्रति वफ़ादारी की भी बात की गई थी और इसमें शांति, अहिंसा की भी बात की गई है, धार्मिक सहनशीलता की भी बात की गई है और बड़ों का सम्मान करने की भी संदेश दिए गए हैं। धम्म का यही मूल संदेश से था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इन सारी पुस्तकों में से किस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो जो मेगा अस्तनीज की पुस्तक इंडिका है, इसी में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन मिलता है। अगला क्वेश्चन है सिंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? यानी कि अभिलेखों में सिंडोकोट्स मिला है और उससे सिंडोकोट्स की पहचान किसके द्वारा की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। तो विलियम्स जोन्स ने सिंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख थे उसे सबसे पहले विलियम विलियम से सॉरी जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो यह तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशाख दत्त की जो पुस्तक है या विशाख दत्त की जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो जो दक्कन विजय था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दक्कन की विजय प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा की बात किया जाए तो कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो जो यह श्रीलंका है यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई गई थी। यह जो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, यह आंसर ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगर ऐसे पूछा जाए तो अगर इसमें आपका अजातशत्रु रहता तो अजातशत्रु होता, लेकिन ऑप्शन में अजातशत्रु नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र 15वां नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो इनका महल जो था यह किस चीज का बना था? तो यह महल लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का बना था। यहाँ से आप जो आंसर हमें डिस्कशन किए हैं आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग का जो छठा लेसन था मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। अब हम लोग इस सातवें लेसन का डिस्कशन करते हैं लोग या रिवीजन करते हैं लोग और इस लेसन का नाम क्या है? तो मौर्योत्तर काल। इस लेसन का नाम क्या है? मौर्योत्तर काल। जो मौर्योत्तर काल था इसमें 2 शासकों के द्वारा शासन किया गया था। पहले जो थे वह देसी शासक थे। पहले कौन थे? देसी शासक थे और दूसरे कौन थे? तो विदेशी शासक थे। देसी शासकों में उनके वंशों को देखते हैं लोग कि देसी शासकों में कौन-कौन से वंश ने शासन किया था मौर्योत्तर काल में? तो शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश के बाद चेदी वंश। उसी प्रकार विदेशी शासकों में किसके द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था मौर्योत्तर काल में? तो इंडो ग्रीक शक के बाद पर्शियन आए, पर्शियन के बाद कुषाण वंश के द्वारा मौर्योत्तर काल में शासन किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं लोग शुंग वंश का रिवीजन करते हैं लोग। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि पुष्यमित्र के राजपुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था लेकिन भरूच स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ। इसके समय में इसका आक्रमण हुआ था तो यवनों का आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन गार्गी संहिता यह क्या है? तो पुस्तक है पतंजलि के महाभाष्य। ये भी पुस्तक है महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की। और कालिदास के मालविका अग्निमित्रम
मालविका अग्निमित्र में मिलता है, यानी कि इसका वर्णन किस पुस्तक में देखने को मिलता है? यवन आक्रमण का, तो गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविका अग्निमित्र में। ये इंपॉर्टेंट है, बार-बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो यह रचना कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की। नेक्स्ट है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस से यानी कि दिमित्र, दिमित्र नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकाली था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था, इसका जब मृत्यु हो गया तो अगला शासक या अगला उत्तराधिकारी कौन बना? तो अग्निमित्र बना। पुष्यमित्र के शासनकाल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता यानी कि उप राजा बनाया गया था। राजा भागवत का अन्य नाम में भागभ्रद भी देखने को मिलता है। राजा भागवत ने भागवत धर्म में ग्रहण किया तथा विदिशा यानी कि देशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी, भगवान विष्णु की पूजा की। उसके बाद है शुंगकालीन कलाओं के बारे में देखते हैं लोग। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ में भाजा का चैत्य एवं बिहार ये प्रसिद्ध है। अजंता का नौवा चैत्य मंदिर ये भी शुंगकालीन कला का विशेष महत्वपूर्ण आपका कला है। नासिक तथा कार्ले का चैत्य ये भी इससे संबंधित है। मथुरा की अनेक यक्षिणियों की मूर्ति भी शुंगकालीन कला है। उसके बाद अगला वंश आता है कौरव वंश का अगर शासनकाल की बात की जाए तो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक यह वंश शासन किया था। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव या वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कौरव वंश की नींव रखी। इसकी जानकारी हर्षचरित से प्राप्त होती है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो देवभूति था। और देवभूति की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वसुदेव के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 75 ईसा पूर्व में की गई थी। और उसी दौरान यानी कि वसुदेव ने ही कौरव वंश की नींव रखी। और इसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो हमें हर्षचरित से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें केवल 4 शासक हुए, यानी कि कौरव वंश में कितने शासक हुए? तो केवल 4 शासक हुए। पहला था वसुदेव जिसने इसकी स्थापना की थी इस वंश की। दूसरा था भूमिमित्र, तीसरा था नारायण, चौथा था सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सीमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश यानी कि आंध्र सातवाहन की नींव डाली। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनता है कि आंध्र सातवाहन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सीमुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है चेदी वंश। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का प्रमुख स्रोत है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख है। कौन सा प्रमुख स्रोत है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जो भुवनेश्वर के निकट है उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भुवनेश्वर से प्राप्त हुआ है। और किस पहाड़ी से? तो उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन ने के द्वारा चेदी वंश की स्थापना की गई थी। इसमें हमें खारवेल की विजयों का उल्लेख मिलता है। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। जो खारवेल था वह किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को। हाथी गुफा अभिलेख है नहरों के बारे में जानकारी एवं जैन को ग्राम दान दिए जाने की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है इसमें सबसे पहली बार जानकारी नहरों के बारे में दी गई है। और जैनों को ग्राम दान में दिए जाने की जानकारी सबसे पहले इस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। उसके बाद अगला वंश आता है आंध्र सातवाहन वंश की जो शासनकाल था, इनका शासनकाल 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक रहा था। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक इनका शासन था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद 70 बीपीएससी में यह क्वेश्चन की 71 बीपीएससी में शायद यह क्वेश्चन बना था कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान या पैठान थी। तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो हम लोग ये अभिलेख पढ़ रहे हैं लोग, यह अभिलेख सातवाहन ने शासकों से संबंधित है। रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पुणे महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुआलेख है। उसके बाद है गौतमी बलश्री का नासिक गुआलेख है। वशिष्ठिपुत्र पुल्लू मावी का नासिक गुआलेख है। वशिष्ठिपुत्र पुल्लू मावी का कार्ले गुआलेख है। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुआलेख है। ये सब
सातवाहन ने वंश के जो शासक थे उनका गुहालेख या असमलेख या अभिलेखों की चर्चा की गई है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजस्व यज्ञ किया था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सातकर्णी प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। हाल ने यानी कि यह हाल क्या है, तो राजा का नाम है। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक एक पुस्तक की रचना की। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सप्तशती पुस्तक यह किसकी रचना है, तो हाल के द्वारा इससे पुस्तक की रचना की गई है। इसके काल में गुणाढ़ ने बृहद कथाकोश नामक ग्रंथ की रचना की। इसी के समय में संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने का तंत्र नामक एक पुस्तक के संस्कृत में लिखे। यानी कि जो का तंत्र पुस्तक है यह किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सर्ववर्मन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? सर्ववर्मन के द्वारा लिखी गई है। गौतमी सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। किसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। और किस अभिलेख में, तो नासिक अभिलेख में। वशिष्ठ पुत्री पुल्लुमावी इसे शक शासक रुद्र दामन ने दो बार पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया, क्योंकि इसके भाई शिवश्री सातकर्णी से रुद्र दामन की पुत्री का विवाह हुआ था। जो यह वशिष्ठ पुत्री पुल्लुमावी है, इसे शक शासक जो था रुद्र दामन 2 बार पराजित किया था और पराजित करने के बाद उसे छोड़ भी देता था। और क्यों छोड़ता था? क्योंकि जो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी था, इसका भाई का नाम क्या था? शिवश्री सातकर्णी जो था, इसकी शादी जो हुई थी वह रुद्र दामन की पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ था। इसलिए यह दोनों बार इसे पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया। यज्ञश्री सातकर्णी इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है। जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति इसकी प्रेम का परिचायक है। सातवाहन संस्कृति के मुख्य केंद्र प्रतिष्ठान गोवर्धन का आधुनिक यानी कि वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान नासिक या आधुनिक नासिक एवं वैजयंती थे। सातवाहन संस्कृति के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, तो प्रतिष्ठान था, गोवर्धन था और वैजयंती थे। अब भी हम लोग ये देसी शासकों का अध्ययन कर चुके हैं लोग। अब प्रमुख विदेशी राजवंशों के बारे में देखते हैं लोग। तो एक तरफ से आए थे लोग हिंद यवन, यानी कि इन्हीं को ही प्रमुख विदेशी राजवंशों में शामिल किया जाता है। तो हिंद यवन ने जो शासक है वह 2 वंशों ने यहाँ पे आक्रमण किया था। एक की तरफ था यूथिडेमस वंश से इसे डेमेटियस वंश भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ से आक्रमण किया था यूक्रेटाइडिस वंश से। यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश का अगर क्षेत्र की बात करी जाए तो झेलम से मथुरा तक इनका क्षेत्र रहा था। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो सियालकोट। इनकी राजधानी यानी कि डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी, तो सियालकोट या साकल थी। प्रमुख शासक इसमें कौन सा हुआ था, डेमेट्रियस वंश में, तो मिनांडर हुआ था सबसे प्रमुख शासक। यूक्रेटाइडिस वंश का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, तो बैक्ट्रिया से झेलम तक इनका क्षेत्र विस्तार था। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला इनकी राजधानी थी। प्रमुख शासक की बात की जाए तो एंतियालकिड से इस वंश का प्रमुख शासक था। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वालों में प्रथम सफल आक्रमण यूथिडेमस वंश के हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस से प्रथम ने किया था। यानी कि मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वालों में प्रथम सफल आक्रमण कौन किया था, तो डेमेट्रियस प्रथम ने किया था। किसने किया था? डेमेट्रियस से प्रथम ने किया था। भारत में हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम लेख युक्त स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले लेख युक्त स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो हिंद यवन शासकों के द्वारा चलाए गए थे। उसके बाद है मिनांडर के बारे में देखते हैं लोग। जो मिनांडर का शासनकाल था यह 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंदी यूनानी शासक हुआ। वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। यानी कि जो यह मिनांडर था किस कुल का था, तो डेमेट्रियस कुल का था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, तो मिलिंद कहा गया है। वह बौद्ध धर्मानुयायी था, यानी कि यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था।
बौद्ध ग्रंथ मिलिंद बौद्ध ग्रंथ मिलिंद में बौद्ध भिक्षु नागसेन नागसेन एवं मिलांडर के बीच वाद विवाद यानी कि वार्ता का उल्लेख मिलता है। उसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी, यानी कि मिलांडर की राजधानी कहाँ थी, तो साकल थी इसकी राजधानी, और साकल जो थी यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। मिलांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला शासक किसने सोने के सिक्के चलवाए थे, तो मिलांडर के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद है शक शासक। भारत में शक के राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। जो शक शासक भारत में आने के बाद वे अपने आप को क्या कहते थे, तो क्षत्रप कहते थे। उनकी शक्ति का केंद्र सिंध था। उनकी शक्ति का केंद्र कहाँ था, तो सिंध था। शक जो थे वह दो क्षेत्रों में रहते थे, यानी कि दो क्षेत्रों में उनका शासनकाल रहा था। एक थे लोग उत्तरी क्षत्रप, पहला था उत्तरी क्षत्रप और दूसरा था पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप के तक्षशिला के शक थे। दो उत्तरी क्षत्रप थे, इसमें तक्षशिला के शक और मथुरा के शक ये दो शामिल थे। और जो पश्चिमी क्षत्रप थे, नासिक के शक और उज्जैन के शक ये आपका शामिल थे। नासिक के शक किसका वंश था, किस वंश का शासन था, तो क्षरात वंश का शासन था। इसे यानी कि नासिक के शकों में किस वंश का शासन था, तो क्षरात वंश का शासन था। और वही बात की जाए उज्जैन के शकों पे किस वंश का शासन था, तो कार्दमक के वंश का शासन था। किस वंश का, कार्दमक के वंश का शासन था। उत्तरी क्षत्रप का भारत में प्रथम राजा मेउस या मोग था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी क्षत्रप का भारत में प्रथम शासक मेउस या मोग था। मथुरा के शीर्ष अभिलेख से पता चलता है कि राजुल या राजुल मथुरा का प्रथम शासक था। नहपान इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके सिक्के नासिक से लेकर अजमेर तक मिले हैं। सिक्कों पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए हैं। नहपान के समय भड़ौच प्रसिद्ध एक बंदरगाह था। नहपान के समय सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था, तो भड़ौच था, जहां से शक के शासकों द्वारा पश्चिमी देशों को व्यापार होता था। उज्जैन में शकों को जिस शाखा की स्थापना चस्टन ने की, वह कार्दमक वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस वंश से प्रसिद्ध हुआ, तो कार्दमक के वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रुद्रदामन महान विजेता एवं कुशल प्रशासक के साथ ही उच्च कोटि का विद्वान था तथा विद्या प्रेमी था। वह वैदिक के धर्मानुयायी था। जो रुद्रदामन था वह वैदिक के धर्मानुयायी था तथा उसने संस्कृत भाषा को राजश्रेय प्रदान किया। रुद्रदामन के समय उज्जैनी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। रुद्रदामन के समय जो उज्जैनी था यह किसका केंद्र बन गया था, तो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। उसके बाद है पहलव या पार्थियन साम्राज्यों के बारे में देखते हैं लोग। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मित्र से प्रथम, जिसका शासनकाल 171 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व तक था। पहला वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंदो फर्निज का शासनकाल 20 ईस्वी से लेकर 43 ईस्वी तक रहा था। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख में उसे गुद्दुहर कहा गया है। गोंदो फर्निज के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट थॉमस आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो गोंदो फर्निज के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद ही अगला वंश है कुषाण वंश। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुषाणों ने पार्थियन ने शासन का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की, यानी कि इन्होंने पार्थियन ने शासन का अंत किया था। उन्हें यूची या तोचेरियन या इसे तोखारी भी कहा जाता है। उन्हें यूची या तोचेरियन या तोखारी भी कहा जाता है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कर्डफिसस, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुजुल कर्डफिसस ने की। इसे कर्डफिसस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। जो कुडुल कर्डफिसस है, इसे कर्डफिसस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है भीम कर्डफिसस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम में शुद्ध सोने के सिक्के भीम कर्डफिसस ने ही चलाए। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। जो कनिष्क था यह कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने यानी कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राजरोहण किया।
तथा इसके उपलक्ष्य में शक सन्मत चलाया। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार-बार ऐसे क्वेश्चन पूछा पूछता है कि जो शक सन्मत है वह किसके द्वारा चलाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा चलाया गया। इसे वर्तमान में भारत देश सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि शक सन्मत को भारत देश सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और इसी शक सन्मत के आधार पे ही जो भारत में बजट आता है, इसी शक सन्मत के आधार पे ही आता है। यह चैत्र यानी कि 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की। यह जो कनिष्क था, यह कनिष्क रोमन सम्राट की भांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर का अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर हो जाएगा एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। कनिष्कपुर नामक नगर किस शासक के द्वारा बसाया गया है? तो कनिष्क के द्वारा बसाया गया है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसु मित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यानी कि कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में वसु मित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारों चैतों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। पुरुषपुर यानी कि पेशावर स्तूप उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में यानी कि कनिष्क के दरबार में पार्श्व अश्वघोष वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। ये जो नाम में हम लोग देखे हैं लोग, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि यह किस शासक के दरबार से संबंधित है। तो नागार्जुन हो गया। नागार्जुन जो थे वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र अश्वघोष पार्श्व और चरके। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष से बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुकुट प्राप्त किया था। जो कनिष्क था वह पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के जो प्रसिद्ध विद्वान थे अश्वघोष से और बुद्ध का भिक्षा पात्र और अनोखा कुकुट प्राप्त किया था। महास्थान यानी कि बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। कहाँ पे कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है? तो मथुरा में, जिसमें उसे घुटने तक चोगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बुक में यह नहीं देखने को मिलता है कि कनिष्क का चीन के किस शासक के साथ युद्ध हुआ था। तो पान चाओ के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय यानी कि पहली बार वह हार गया तथा बाद में विजय हुआ और दूसरी बार में क्या हुआ? बाद में वह जीत गया। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। हुइस्क ने कश्मीर में हुइस्कपुर नामक एक नगर की स्थापना करवाई, जिसका उल्लेख कलहन की राजतरंगिणी में किया गया है। मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अगला टॉपिक देखें लोग, मौर्योत्तर काल में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से थी? चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी यानी कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। नाना घाटे अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो नाना घाट अभिलेख में मिलता है। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन ने साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? तो आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार अमात्य के अधीन होता था। किसके अधीन होता था? प्रत्येक आहार तो अमात्य के अधीन होता था। सातवाहन काल में पदाधिकारियों में भंडागारिक यानी कि कोषाध्यक्ष रज्जुक जो था या किससे संबंधित था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख को रज्जुक कहा जाता था। पानीय घरक के जलापूर्ति अधिकारी होता था। वर्मंतक भवन निर्माण अधिकारी होता था। सेनापति आदि होते थे। आहार के नीचे ग्राम होते थे। आहार के नीचे क्या होता था? तो ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामिक होता था, जो ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी था।
कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की। उसके बाद है आर्थिक व्यवस्था। मौर्योत्तर कालीन साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था पे चर्चा करते हैं लोग। सोने का सिक्का इस समय यानी कि कौन-कौन से सोने के सिक्का परिचित है या किस नाम से जाना जाता था? तो निष्क स्वर्ण और पर्ण। निष्क स्वर्ण और पर्ण ये क्या थे? तो सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो शतमान कहा जाता था। तांबे का सिक्का को कांकड़ी कहा जाता था। तांबे के सिक्का को क्या कहा जाता था? तो कांकड़ी कहा जाता था। चार धातु कौन-कौन से थे? तो सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे। सोना, चांदी, तांबा एवं शीशे से करसापन नामक ये सिक्का बनता था। हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे। एक तरफ यूनानी लिपि में तथा दूसरी तरफ प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि में। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए। कुषाणों ने सबसे पहले कौन से सिक्के चलाए थे? तो शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए थे जो 124 ग्रेन के थे। जो कितना ग्रेन का था? तो वह 124 ग्रेन का था। सातवाहनों ने शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा, पोटीन जो होता था वह तांबा जिंक के शीशा तथा मिश्र धातु यानी कि इससे मिल के पोटीन बनता था आदि के सिक्के चलवाए थे। यानी कि सातवाहनों ने भी बहुत सारे सिक्के चलवाए थे। ये जो सातवाहन शासक थे यह ज्यादा फेमस किस लिए है? तो शीशे के सिक्के ये ज्यादा फेमस है। लेकिन उसके अतिरिक्त चांदी, तांबा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलवाए। इस काल में बारबेरिकस यानी कि सिंधु के मुहाने पर, बारबेरिकस जो है वो कहाँ पे? तो सिंधु के मुहाने पर, अरिकामेरु पूर्वी तट पर, बेरी गाजा या भड़ौचे पश्चिमी तट पर आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अरिकामेरु किससे संबंधित है? तो बंदरगाह से संबंधित है। या भड़ौच किससे संबंधित है? तो बंदरगाह से संबंधित है। ये तो दोनों देखने को मिलता है, अरिकामेरु और भड़ौचे। लेकिन जो बारबेरिकस है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपनी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन नामक के पुस्तक में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया है। जो यह पुस्तक है अभी तक इस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है यह पता नहीं चला है। लेकिन इसमें जो है यह पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन जो पुस्तक है इसमें भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया गया है। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। इस काल का प्रमुख उद्योग क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। साटक नामक के वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग एवं पुंड्र क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। जो साटक था वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो वस्त्र यानी कि जो साटक था वह साटक नामक वस्त्र मथुरा के लिए प्रसिद्ध था। वृक्षों के रेशे से बने वस्त्र मगध जो था वह उसके लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद देखते हैं लोग निगम का प्रधान को उस समय क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठी। निगम का प्रधान कौन होता था? तो श्रेष्ठी होता था। श्रेणी का प्रधान या प्रमुख कहलाता था। पुग का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में सेठी या चेटियार कहा जाता था। श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में क्या कहा जाता था? तो सेठ कहा जाता था और वहीं दक्षिण भारत में सेठी कहा जाता था या चेटियार कहा जाता था। उसके बाद ये अगला टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन सामाजिक व्यवस्था। मौर्योत्तर काल में समाज किस प्रकार से रहता था या किस प्रकार की व्यवस्था थी? मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद थे। किंतु शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्र को मिला। बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में आगमन हुआ और उन्हें आत्मसात किया गया। इसी क्रम में विदेशियों को औराते क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक व्यवस्था। मौर्योत्तर कालीन की धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार से थी? इस काल में कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए। आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए। जैसे गणेश, कार्तिकेय, मातृदेवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा आदि। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म में और उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई महायान शाखा द्वारा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले किनकी मूर्तियों की पूजा की गई? तो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई। और किसके द्वारा की गई थी? तो जो बौद्ध धर्म के दो शाखा थे महायान और हीनयान, इसमें से महायान शाखा के द्वारा इनकी मूर्ति की पूजा की गई। कला एवं संस्कृति। उसके बाद अगला टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक था गंधार कला, दूसरा था मथुरा कला। गंधार कला एवं मथुरा कला में अंतर। अब देखते हैं लोग क्या क्या अंतर था। गंधार कला गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था और इसके यानी कि गंधार कला के संरक्षक
के शासकों में देखा जाए तो शक एवं कुषाण, शक वंश और कुषाण वंश के शासकों के द्वारा गांधार कला को संरक्षित किया गया था। और यह जो गांधार कला था यह किस पे आधारित था, तो यथार्थवादी पे आधारित था। मुख्यतः बौद्ध की मूर्तियां इसमें देखने को मिलती है। मथुरा कला की बात किया जाए तो लाल पत्थर का इसमें प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। संरक्षण जो था यह कुषाण शासकों के द्वारा मथुरा कला को संरक्षित किया गया था। आदर्शवादी, इसका सिद्धांत क्या था, तो आदर्शवादी सिद्धांत था। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां इसमें देखने को मिलती है मथुरा कला में। मौर्योत्तरकालीन साहित्य, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से जो साहित्य है बहुत बार ऑनलाइन फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो हाल की रचना है। महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि की रचना है। चरक संहिता, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, चरक संहिता के, तो चरक संहिता के रचनाकार कौन है, तो चरक हो जाएंगे। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि हो जाएंगे। मिलिंद पन्हो के रचनाकार नागसेन है। कामसूत्र के रचनाकार वात्सायन है। सौंदर्य नंदे और बुद्ध चरित्र, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो अशोक घोष के द्वारा इसकी रचना की गई है। स्वप्न वास्यवदता के रचनाकार भास हो जाएंगे। चारुदत्ता के रचनाकार भी भास हो जाएंगे। और उरुभंग के भी रचनाकार भास हो जाएंगे। उसके बाद इस लेसन से संबंधित अस्मरणीय तथ्यों को देखते हैं लोग। शुंग काल को वैदिक प्रतिक्रिया यानी कि पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। किस काल को वैदिक प्रतिक्रिया या पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, तो शुंग काल को। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सुदर्शन ने झील की मरम्मत करवाई थी। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जो सातवाहन शासक थे उनकी जो नाम थी उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, यानी कि मातृ शतात्मक उनका शासन था, या उनका जो समाज था वो किस प्रकार था, तो मातृ शतात्मक था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि गौतमी के पुत्र कौन थे, तो सातकर्णी शासक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं तथा अमरावती कला का विकास हुआ। खारवेल चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जो खारवेल था यह किस वंश से संबंधित था, तो चेदी वंश से, और यह चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से जाना जाता है, तो चेदी वंश को। डेमेट्रियस ने सियालकोट या साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो साकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। मिनांडर को एशिया का संरक्षक कहा गया है। किसे एशिया का संरक्षक कहा गया है, तो मिनांडर को। भारतीय संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त शब्द यौनिका यानी कि पर्दा। यौनिका का मतलब क्या होता है, पर्दा, यूनानी भाषा से लिया गया है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चीरो यानी कि चीरो ने स्थापित की थी। यहाँ पे चीरो होना चाहिए। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी, तो चीरो के द्वारा स्थापित किए गए थे। पार्थियन लोगों का मूल स्थान ईरान था। पार्थियन लोग कहाँ से आए थे, तो ईरान से। कुषाणों को यूची एवं तोखरी भी कहा जाता था। कुषाणों को क्या कहा जाता था, यूची एवं तोखरी भी कहा जाता था। अफगानिस्तान का जो बामियान है, बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसे आतंकवादियों के द्वारा बम से उड़ा दिया गया। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कौन था, चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो चरक हो जाएंगे। महाविभाषा सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। कौन है, वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। यानी कि जो यह महाविभाषा सूत्र है इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश से कहा जाता है इसे रचना को। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित की रचना की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण, यानी कि बौद्धों की रामायण कहे जाने वाली जो पुस्तक है या रचना है वो कौन सी है, तो बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित की रचना किसके द्वारा की गई, तो अश्वघोष के द्वारा इसकी रचना की गई। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी पुस्तक
माध्यमिक सूत्र है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? नागार्जुन की तो माध्यमिक सूत्र है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख ये संस्कृत एक काव्य का अनूठा उदाहरण है। कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो सुई विहार है या किससे संबंधित है, तो कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। उसके बाद ये हम लोग इस लेसन पे आधारित बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अभी तो हम लोग व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन कर चुके हैं लोग और इसके आंसर कोटि करते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो यह कृत्रिम जलाशय यानी कि झील की मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेरो के द्वारा व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य से स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की या करवाई थी? तो यह जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी यह कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? तो कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बिम कर्डफिसस के द्वारा सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो जो खारवेल का संबंध था वह चेदी वंश था, लेकिन जो चेदी वंश है उसे महामेघवाहन वंश के भी नाम से ही जाना जाता है। तो इसका आंसर की बात की जाए तो पहला भी हो जाएगा यानी कि महामेघवाहन वंश भी हो जाएगा और चेदी वंश भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह उत्तर बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कौरव वंश का शासन काल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में अगर अत्यधिक योगदान की बात की जाए तो हिंद यौनों का अत्यधिक योगदान रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो जो कुषाणों के समय में गंधार जो शैली थी वह फली फूली थी। इस प्रकार से हम लोग का यह लेसन समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे लेसन की तरफ बढ़ते हैं लोग। अब हम लोग आठवां लेसन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का आठवां लेसन का रिवीजन करेंगे लोग और इस लेसन का नाम क्या है? संगम काल। इस लेसन का नाम क्या है? संगम काल। तो सबसे पहला टॉपिक है संगम में तथा सम्मेलन। संगम में प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम ये कहाँ हुए थे और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहला है प्रथम संगम। प्रथम में संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी और जो प्रथम संगम था इसको संरक्षण किस वंश के द्वारा या किन शासकों के द्वारा दिया गया था? तो पांडे शासकों के द्वारा दिया गया था। स्थल यानी कि कहाँ पे हुआ था प्रथम संगम? तो मदुरई में यह हुआ था। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 549 सदस्यों की संख्या थी। द्वितीय संगम की बात की जाए तो इसकी भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी और संरक्षण भी पांड्य शासकों के द्वारा इसका संरक्षण किया गया था। स्थल कहाँ पे? यानी कि द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 59 इसमें सदस्यों की संख्या थी। तृतीय संगम की अध्यक्षता नकीर के द्वारा की गई थी और संरक्षक कौन थे? तो पांड्य शासकों के द्वारा ही संरक्षण किया गया था। और यह कहाँ पे हुआ था? तो मदुरई में हुआ था और इसमें सदस्य कितने थे? तो 49 इसमें सदस्य थे। जिसमें हम लोग सबसे पहले संगम काल में सबसे पहले चोल राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं लोग। संगम कालीन 3 प्रधान राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इनका क्षेत्र पेन्नार और विल्लार नदियों के मध्य स्थित था। इस वंश का राज्य चिन्ह बाघ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चोल राज्य था या चोल वंश था इस वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, लेकिन ऐतिहासिक युग में उरैयूर राजधानी हो गई। कालांतर में तंजाउर भी राजधानी बनी। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम यानी कि कोरो मंडल कहलाता था। करी काल ने अपने समकालीन चेर तथा पांडे राजाओं को परास्त किया तथा कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ की।
करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। उसने कावेरी नदी के किनारे बांध बनवाया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कावेरी पत्तनम है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो करिकाल के द्वारा की गई थी और यह करिकाल ने ही उरैयूर जो राजधानी थी वहां से स्थानांतरित करके कावेरी पत्तनम अपनी राजधानी बनाया। 9वीं शताब्दी के मध्य पुनः चोल सत्ता का उठाने विजयालय के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद ये अगला राज्य आता है चेर राज्य ये भी इंपॉर्टेंट है। चेर या केरल देश से पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था। प्रथम में चेर शासक कौन था, तो उदयन जेरल था। इसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद ये नेदुन जेरल उत्तराधिकारी बना, जिसकी राजधानी मरंदे थी। इसकी उपाधि अधिराज थी, यानी कि जो यह नेदुन जेरल था यह कौन सी उपाधि धारण किया था, तो अधिराज की उपाधि धारण किया था। सेनगुटवन या धर्मपरायण कुटुअन चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। यह जो दोनों नाम है एक ही नाम है, यानी कि सेनगुटवन है इसे धर्मपरायण कुटुअन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो शासक था चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसका गुणगान कवि पर्णर ने भी किया है। इसे शासक को लाल या भला चेर भी कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि लाल या भला चेर किस शासक को कहा जाता है या किस शासक ने यह उपाधि धारण की थी, तो सेनगुटवन को कहा जाता है। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा प्रारंभ होना है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने पत्नी पूजा प्रारंभ की थी, तो सेनगुटवन के द्वारा पत्नी पूजा को प्रारंभ किया गया था। इसे कणगी पूजा भी कहा गया है, यानी कि पत्नी पूजा को कणगी पूजा भी कहा गया है। सेनगुटवन कदलपरिकोतिये अर्थात इस समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि भी धारण की। सेनगुटवन ने कदलपरिकोतिये की भी उपाधि धारण की थी। इस लेसन में हम लोग ये दक्षिण भारत के राज्यों का इतिहास से का अध्ययन कर रहे हैं लोग। तो जो दक्षिण भारत के राज्य है उसका उनका जो लैंग्वेज है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लैंग्वेज रीड करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो आप उसे स्किप करेंगे और ये जो हम लोग का रिवीजन है उस पे आप फोकस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग ये दो राज्यों को देख चुके हैं लोग। अब हम लोग का ये तीसरा राज्य है पांड्य राज्य। इसकी राजधानी मदुरा थी। इसकी राजधानी कहाँ थी पांड्य राज्य की, तो मदुरा थी। नेडियोन इस वंश का प्रथम शासक था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांड्य राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो नेडियोन था। नेडुजेलियन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो नेडुजेलियन था। तलैया लंगानम का युद्ध लगभग 290 ईस्वी जीतने के कारण यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में चोल और चेर शासकों को हराने के साथ ही उसने चेर शासक से यानी कि हाथी की आंख वाला को बंदी भी बनाया था। जो तलैया लंगानम का युद्ध है यह कब हुआ था, तो लगभग बात किया जाए तो 290 ईस्वी में हुआ था। तलैया लंगानम के युद्ध में यानी कि नेडुजेलियन जीतने के कारण यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। नेडुजेलियन इस युद्ध को जीत गया और बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में चोल और चेर शासकों को हराने के साथ ही उसने चेर शासक कौन था, तो से को हाथी की आंख वाला भी कहा जाता है, यानी कि हाथी की आंख के वाला भी उपाधि धारण किया था, को बंदी भी बनाया। मदुरै कांची नामक रचना जो मदुरा और ये पांड्यों से संबंधित थे में नेडुजेलियन को योग्य शासक बताया गया है। वह कवियों और विद्वानों का संरक्षक भी था। नकीरीर और मामुंडी मरुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे, यानी किसके आश्रित थे, तो नेडुजेलियन के आश्रित थे। पांड्य राजाओं को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ होता था और उन्होंने रोमन सम्राट के दरबार में राजदूत भी भेजे थे। क्या भेजे थे, राजदूत भी भेजे थे। अब हम लोग इस संगम काल के संगम साहित्यों को अध्ययन करते हैं लोग। संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। संगम साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो मोटे तौर पर इन्हें दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला आख्यानात्मक और दूसरा उपदेशात्मक। दूसरा पार्ट हो जाएगा उपदेशात्मक। आख्यानात्मक के ग्रंथ मेलकणकु 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 8 पद संकलन इतु थोकै और 10 ग्राम्य गीते पतुत्ते पातु शामिल है। पुस्तक एवं लेखक, उसके बाद अगला टॉपिक है पुस्तक एवं लेखक, जो संगम काल के पुस्तक है और उसके लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो सबसे पहला है आपका पुस्तक में सिलप्पाधिकारम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सिलप्पाधिकारम में के लेखक की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, इलांगो आदिगल की रचना का नाम क्या है, तो सिलप्पाधिकारम है। उसके बाद है मणि मेखले जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो शीतले सतनार इसकी रचनाकार हो जाएंगे।
उसके बाद है नेक्स्ट है जीवक चिंतामणि। जीवक ये चिंतामणि के लेखक कौन हो जाएंगे? तो तिरुक्केदेवर इसके लेखक हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है तिरुमुरु कात्रुपदय। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? नकरीर। इसे पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? नकरीर इसके लेखक हो जाएंगे। उपदेशात्मक एक ग्रंथ है। उपदेशात्मक के ग्रंथों की बात की जाए तो पदीनेन पदीनेन किल कड़कू 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। इन ग्रंथों में तिरुकुरुल या तिरुकुराल, इसे तिरुकुरुल या तिरुकुराल तथा नल दियार प्रमुख है। कुरुल को सॉरी कुरल कुरल को तमिल साहित्य का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिल साहित्य का या किस पुस्तक को तमिल साहित्य का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। तो कुरल कुरल को तमिल साहित्य का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। उसके बाद है अगला टॉपिक कि संगमकालीन प्रमुख नगर। संगमकालीन प्रमुख नगर और उनकी विशेषताओं को देखते हैं लोग। तो जो सबसे पहला है उदयपुर। उदयपुर किससे संबंधित है या किस लिए प्रसिद्ध था? तो चोलों की राजधानी थी और सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था उदयपुर। उसके बाद है पुहार। पुहार किससे संबंधित है या इसकी विशेषता के बारे में देखें लोग। तो चोलों की समुद्र तटीय राजधानी तथा बंदरगाह थी। पुहार या किसकी बंदरगाह थी? तो चोलों की बंदरगाह थी। मदुरै की बात की जाए तो पांड्य शासकों की राजधानी थी। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। वांजिया उदयपुर नेक्स्ट है। वांजिया उदयपुर पांड्य की तटीय राजधानी थी। पांड्य की तटीय राजधानी कौन सी थी? तो वांजिया उदयपुर। मुसरी या मुर्जिरस मुसरी या मुर्जिरस जो थी यह चीरकालीन ये प्रसिद्ध बंदरगाह है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो मुर्जिरस या मुसरी यह क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? तो बंदरगाह है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्व से संबंधित एक कुछ शब्दावली दिए गए हैं, उन शब्दावली को देखते हैं लोग। माँ या वेली किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह भूमि की माप होता था। माँ या वेली क्या होता था? तो भूमि की माप को माँ या वेली कहा जाता था। ईरा क्या था? तो यह भूमि कर था। ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ईरा किससे संबंधित है? तो यह भूमि कर से संबंधित है। उल्गू या सुंगम किससे संबंधित है? तो चुंगी या सीमा शुल्क। यह क्या होता था? तो चुंगी या सीमा शुल्क को उल्गू या सुंगम कहा जाता था। कुडमै या पादु राजा को अदा किया जाने वाला कर होता था। राजा को अदा किया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो कुडमै या पादु कहा जाता था। उसके बाद है संगम काल के प्रशासनों को देखते हैं लोग। मंडलम मंडलम यह राज्य संपूर्ण को मंडलम कहा जाता था। जो प्रांत होता था इसे नाडु कहा जाता था। नगर या बड़े ग्राम क्या कहलाते थे? तो ऊर कहलाते थे। छोटे ग्राम को सिरूर छोटे ग्राम को सिरूर कहा जाता था। पुराना ग्राम को मुदूर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है छोटे ग्रामों की सभा को अव्यय कहा जाता था। तटीय शहर को पटीनम में कहा जाता था। सार्वजनिक स्थल पोडियाल कहलाते थे। जो सार्वजनिक स्थल होते थे वह क्या कहलाते थे? तो पोडियाल कहलाते थे। प्रमुख सड़क को साले कहा जाता था। नगर की एक गली को तेरू कहा जाता था। उसके बाद ये संगम में कालीन बंदरगाहों के बारे में देखते हैं कि बंदरगाह किस तट पे अवस्थित थे। तो जो नौरा था यह बंदरगाह का किस तट का था? तो यह पश्चिमी तट का बंदरगाह था। टोंडी जो यह बंदरगाह था ये भी पश्चिमी तट का बंदरगाह था। मुसरी ये भी बंदरगाह पश्चिमी तट का था। नेल्सिनंडा नेल्सियंडा यह जो ये भी था, ये भी पश्चिमी तट का बंदरगाह था। वस्व समुद्र जो बंदरगाह था यह पूर्वी तट का था। यह किस तट का था? तो यह पूर्वी तट पे अवस्थित था। कावेरी पट्टनम ये इंपॉर्टेंट है। कावेरी पट्टनम या पुहार जो बंदरगाह था यह पूर्वी तट पे अवस्थित था। अरिकामेडु ये भी इंपॉर्टेंट है। अरिकामेडु जो बंदरगाह था यह पूर्वी तट पे अवस्थित था। नागापत्तनम जो बंदरगाह था ये भी पूर्वी तट पे था। उसके बाद ये है इस जो चैप्टर है या चैप्टर से संबंधित अस्मरणीय तथ्यों को देखें लोग। संगम का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। चेर राजवंश का राजचिन्ह धनुष था। चेर राजवंश का राजचिन्ह क्या था? तो धनुष था। पांड्य राज में साल्यूट तथा चेर राज में बंदर प्रमुख के बंदरगाह थे। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पांड्य राज्य में साल्यूट जो बंदरगाह था यह प्रमुख बंदरगाह था और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। नकदीर और मामुंडी मरुदन जैसे कवि नेंडू जिलियन के आश्रय थे। संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा गया है। पहला है आख्यात्मक ग्रंथ है। पहला कौन सा है? तो आख्यात्मक ग्रंथ है जिसमें मेल कणकु को रखा गया और दूसरा है उपदेशात्मक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत एक कील कणकु को रखा गया है। उसके बाद है तिरुवल्लुवर रचित तिरुकुरल अथवा कुरल को तमिल साहित्य का आधार स्तंभ कहा जाता है। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का आधार स्तंभ कहा जाता है? तो कुरल को या तिरुकुरल को आधार स्तंभ तमिल साहित्य का कहा जाता है। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगा अस्तनीज ने किया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो मेगा अस्तनीज के द्वारा किया गया है। पांडु की राजधानी मदुरै थी। पांडु की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी।
इस युग में राजा बहुत सी उपाधियां धारण करता था। इस युग में यानी कि संगम काल में राजा बहुत सी उपाधियां धारण करता था, जैसे को या क्या हो जाएगा तो को उपाधि हो जाएगी, मनम ये भी उपाधि है और अधिराज ये भी उपाधि है। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था तो मनरम में। राजस्व का प्रमुख स्रोत है भूमिकर। भूमिकर जो था इसे कुडमय कुडमय के नाम से जाना जाता था। पथकर पथकर और सीमा शुल्क को क्रमशः उल्गु उल्गु तथा सुंगम सुंगम कहा जाता था। यानी कि पथकर पथ रास्ते के कर को उल्गु कहा जाता था और जो सीमा शुल्क था इसे सुंगम में कहा जाता था। सेनापति को एन्नाडी की उपाधि दी जाती थी। व्यापारी वर्ग को वेलिगर कहा जाता था। अरसर अरसर जो था यह राज परिवार से जुड़ा वर्ग था। राज परिवार से जुड़ा वर्ग को किस नाम से जाना जाता था तो अरसर अरसर के नाम से जाना जाता था। अभिजात वर्ग के भूसंपन्न लोगों को वेल्लार वेल्लार कहा जाता था। काली मिर्च को यमन पीढ़ी कहा जाता था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि काली मिर्च को संगम काल में किस नाम से जाना जाता था तो यमन पीढ़ी के नाम से। कदम वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम युग में उरैउर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद इस लेसन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो जो कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। बाकी चेर पांड्य और चोल या जो तीनों राजवंश हैं इन तीनों राजवंशों का संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि संगम युग में उरैउर किस लिए विख्यात था। तो जो उरैउर था संगम युग में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसका महत्वपूर्ण केंद्र था तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था। तो जो पांड्य शासक थे इन्होंने पांड्य राजाओं ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में। तो जो कूरल है यह तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। किस भाषा में तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि तोल्कापियम ग्रंथ से संबंधित है। तो तोल्कापियम ग्रंथ का संबंध किससे हो जाएगा तो व्याकरण और काव्य से इसका संबंध हो जाएगा। यहाँ पे आप उत्तरमाला से आप क्रॉस से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार यह 8वां लेसन भी एंशिएंट हिस्ट्री का हम रिविजन कर चुके हैं लोग। अब हम लोग 9वें लेसन की तरफ ही बढ़ते हैं लोग। उसके बाद हम लोग 9वां लेसन एंशिएंट हिस्ट्री का 9वां लेसन है यानी कि गुप्त साम्राज्य और वकाटक के वंश का रिवीजन करते हैं लोग। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत के रूप में पुराण स्मृतियाँ बौद्ध ग्रंथ विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है तो विशाखदत्त की रचना है एवं कालिदास की रचनाएं प्रमुख है। यहाँ पे विशाखदत्त कृत देवीचंद गुप्तम एवं कालिदास की रचनाएं प्रमुख है। पुरातात्विक स्रोत के रूप में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहाले के, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख के आदि प्रमुख है। यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह किस शासक से संबंधित है तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और वहीं उदयगिरी गुहालेख यह किस शासक से संबंधित है तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसी तरह भीतरी स्तंभलेख का संबंध किस शासक से है तो स्कंदगुप्त से हो जाएगा। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री फायान कहाँ से आया था तो यह चीन से आया था। चीनी यात्री फायान का नाम प्रमुख है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फायान था यह किसके शासनकाल में भारत आया था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था तो श्रीगुप्त था यानी कि श्रीगुप्त के द्वारा ही गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद उसका पुत्र यानी कि श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच इसका शासक हुआ। अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहता है। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। वह ऐसा प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा स्वर्ण सिक्के जारी किए। इसके राज्यरोहन यानी कि 319 या 20 में हुआ था। इसके राज्यरोहन के साथ ही गुप्त सन्मत का आरंभ माना जाता है। गुप्त सन्मत किसके द्वारा आरंभ किया गया था तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इस सन्मत को आरंभ किया गया था। और कब किया गया था तो 319 ईस्वी या 320 ईस्वी में। इसने यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इसने उत्तर भारत के प्रमुख राज्य लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक स्तंभ स्थापित किया।
समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दवित्र अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। उसके बाद अगला शासक होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। उसकी बहादुरी यानी कि समुद्रगुप्त की बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण ही बी ए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है तो बी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था तो हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लेख के सातवें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है तथा चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पे स्थित था तो यह कौशाम्बी में स्थित था, यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह कहाँ पे था तो कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि अशोक के द्वारा यह अभिलेख को उत्कीर्ण कराया गया था और उसके बाद इस पे आपका विनिर्माण या उल्लेख किसके द्वारा कराया गया था तो अशोक के बाद समुद्रगुप्त के बाद अकबर के बाद बीरबल और बीरबल के बाद जहांगीर। उसके सैन्य अभियान को 5 भागों में बांटा गया है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों को कितने भागों में बांटा गया है तो 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण में उसने गंगा यमुना दोआब के राज्यों का समूल नाश किया तथा प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। द्वितीय चरण में उसने पंजाब के गणराज्य तथा कुछ सीमावर्ती राज्यों को जीता। तीसरे चरण में उसने विंध्य क्षेत्र में 8वीं के राज्यों पर विजय प्राप्त की। फिर चौथे चरण में उसने दक्षिण के 12 राज्यों को जीता। दक्षिण में उसने पल्लव से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई। अंतिम चरण में उत्तर पश्चिम में कुछ विदेशी राज्यों को पराजित किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है समुद्रगुप्त की विजय नीति। समुद्रगुप्त की विजय नीति कैसी थी और कौन कौन सी थी तो जो सबसे पहली नीति है वो राज्य प्रसोबद्धरण की नीति थी। मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। इसे क्या कहा गया तो राज्य प्रसोबद्धरण की नीति कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट नीति क्या थी तो सर्व कर दाना ज्ञाकरण की नीति। यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। यह नीति किसके लिए होती थी तो सीमांत क्षेत्रों के लिए होती थी। उसके बाद नेक्स्ट नीति है परिचारिकीकृत नीति। 8वीं यानी कि जनजातीय राज्यों को सेवक बनाने की यह नीति थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति जो थी दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः अपने राज्य सौंप दिए। नेक्स्ट है कन्योपायन की नीति जो थी यह विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंधों की नीति को कन्योपायन की नीति कहा जाता है। अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अश्वमेध पराक्रम की उपाधि इस शासक ने धारण की थी तो समुद्रगुप्त के द्वारा इसे उपाधि को धारण की गई थी। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है तथा उसे कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। कविराज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी या किस शासक को उपाधि प्रदान की गई थी तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांके पराक्रमांक आदि उपाधि धारण की जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती है। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी जिसकी अनुमति दे दी गई थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त से श्रीलंका के कौन सा शासक था जो गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी तो वह मेघवर्ण था। श्रीलंका कौन सा शासक था तो मेघवर्ण के द्वारा यह अनुमति मांगी गई थी। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। परम भागवत की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी तो
समुद्रगुप्त ने। उसके बाद अगला शासक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम नाटक से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी दुरु देवी देने के लिए तैयार हो गया था। यानी कि जो रामगुप्त था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त गद्दी पर बैठा और जो रामगुप्त था यह शकों से पराजित हो गया और पराजित जब हो गया तो यह अपनी पत्नी शकों को देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था यह रामगुप्त का छोटा भाई था। उसने शकों को पराजित करे रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास से खड़े एक लौह स्तंभ मेहरौली का लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक के राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान यानी कि जो चंद्र है इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का भी उल्लेख मिलता है। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक के वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक के काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था यह अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था, तो रुद्रसेन द्वितीय से किया था। और जो रुद्रसेन द्वितीय था यह किस वंश से संबंधित था, तो यह वकाटक वंश से संबंधित था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था यह अपना पुत्र जो इसका बेटा था कुमारगुप्त प्रथम इसका विवाह कदम्ब शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमा कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। पहली इसकी राजधानी कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र थी और जो दूसरी राजधानी थी वह उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया। संभवतः शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था यह विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था, तो शकों की विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। उसके दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है, तो नवरत्न कहा गया है। इनमें यानी कि इन नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरि, छपड़नके, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्टे, घटकपर्णे, वराहमिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान जो 399 से 414 ईस्वी तक रहा था, फायान भारत आया था। जो फायान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था। यानी कि जो वीरसेन था यह शैव धर्म को मानता था और सेनापति आम्रकार्दो बौद्ध अनुयायी था। जो आम्रकार्दो था यह बौद्ध धर्म को मानता था। उसके बाद अगला शासक होता है कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि उसका पुत्र होता है इसे, यानी कि यह कौन सी उपाधि धारण किया था या इसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को, तो महेंद्र द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल की बात की जाए तो 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमडंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त प्रथम के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। यानी कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो वत्स भट्टी के द्वारा इसकी रचना की गई थी।
कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ गरुड़ के स्थान पर मयूर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी। जो कुमारगुप्त था यह मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर यानी कि मोर की आकृति उत्कीर्ण कराई। कुमारगुप्त के सिक्कों में उसे महेंद्र 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 सिंह महेंद्र द्वितीय आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है। कुमारगुप्त प्रथम शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है और इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराई गई थी। उसके बाद ही अगला शासक होता है स्कंदगुप्त। अगला शासक कौन बनता है, तो स्कंदगुप्त। और इसका शासनकाल की बात की जाए तो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक के इसका शासनकाल रहा था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। यह किसका उत्तराधिकारी था, तो कुमारगुप्त का यह उत्तराधिकारी था। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम में हुंड आक्रमण इसी के समय हुआ था। हुंडों के साथ उसके युद्ध का विवरण भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेखों से प्राप्त होता है। नोट पॉइंट है यहाँ पे, नोट पॉइंट है और यह जो नोट पॉइंट दिया गया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम दिया गया है पुष्यगुप्त वैश्य जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय संबंधित हो जाएगा। जो तुषास्प था यह किसके समय में था, तो अशोक के समय एवं सुविशाख जो था यह रुद्रदामन के समय। ये तीनों सुदर्शन झील से संबंधित है। यानी कि पुष्यगुप्त वैश्य और तुषास्प और सुविशाख ये किससे संबंधित है, तो सुदर्शन झील से संबंधित है। क्योंकि इन तीनों ने किसी ने या तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था या तो किसी ने पुनर्निर्माण कराया था। वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शकरादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि वृषभ शैली के नए सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, या वृषभ शैली के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा। उसके बाद अन्य शासक देखते हैं लोग। नरसिंहगुप्त हुंड नरेश मिहिरकुल को पराजित किया था। यानी कि अन्य शासकों में नरसिंहगुप्त भी हुआ जिसने हुंड नरेश मिहिरकुल को पराजित किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख है जिसका उत्कीर्ण कब हुआ था, 510 ईस्वी में इसका उत्कीर्ण हुआ था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख से पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है सती प्रथा का, तो यह जो एरन अभिलेख है इसी से इसमें प्रमाण मिलता है। विष्णुगुप्त तृतीय, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत किसी को यह जानकारी नहीं होता है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त तृतीय। उसके बाद अगला टॉपिक है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन। सबसे बड़े अधिकारी कुमारा माते होते थे। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। ये जो कुमारा माते अधिकारी थे ये नगद वेतन पाते थे। हरिसेन की बात की जाए तो समुद्रगुप्त का संदीप विग्रही थे। वीरसेन थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय का संदीप विग्रही थे। शिखर स्वामी की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री थे। पृथ्वी सेन कुमारगुप्त का मंत्री थे। पर्णदत्त एवं चक्रपाली थे स्कंदगुप्त का मंत्री था। गुप्त काल के प्रमुख ये क्या थे, तो अधिकारी थे। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्तकालीन अधिकारी एवं उनके विभाग। यहाँ पे गुप्तकालीन अधिकारी दिए गए हैं और वह जो अधिकारी थे उनका विभाग यानी कि वह किस विभाग से संबंधित थे, तो सबसे पहला है महाबलाधिकृत अथवा महासेनापति किस विभाग से संबंधित होता था, तो सेनापति यानी कि सेनापति को महासेनापति या महाबलाधिकृत कहा जाता था। नेक्स्ट है महादंडनायक किस विभाग से संबंधित था, तो यह न्यायाधीश एक विभाग से संबंधित था। संधि विग्रही के युद्ध एवं शांति का मंत्री को क्या कहा जाता था, तो संधि विग्रही कहा जाता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी, उसके बाद है शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी को क्या कहते थे, तो विनय स्थिति स्थापक या किससे संबंधित था या किस विभाग से संबंधित था, तो शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी से संबंधित था।
नेक्स्ट है भंडागाराधिकृत राजकोष का अधिकारी होता था। महाछापलिक या लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। नेक्स्ट है महाप्रतिहार ये राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो महाप्रतिहार होता था। शासकीय सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रांत को देश से अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को देश से अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ भुक्तियों के नाम भी मिलते हैं। जैसे बंगाल में पुंडवर्धन भुक्ति जो उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में स्थित थे। उसके बाद है सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा में अवंती थे। पूर्वी मालवा में एरन मगध आदि में। प्रांत या भुक्ति को पुनः जिलो यानी कि प्रदेश या विषय में बांटा गया था, जिसका प्रधान है विषयपति या कुमारा माते कहलाता था। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम में समूह की छोटी इकाई को पेट है कहा जाता था। इसका उल्लेख खो अभिलेख में मिलता है। यानी कि जो पेट है यह ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई थी। और इसका उल्लेख की बात की जाए तो इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका उल्लेख खो अभिलेख में मिलता है। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महतर होता था। गुप्त काल में न्यायालय चार वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था राजा का न्यायालय। पहला वर्ग कौन सा था? तो राजा का न्यायालय। दूसरा था पुगे, तीसरा था श्रेणी और चौथा था कुले। इस काल में सेना के चार प्रमुख अंग थे। सेना के कितने प्रमुख अंग थे? तो इस काल में सेना के चार प्रमुख अंग थे। पहला था पदाति। पहला कौन सा अंग था? पदाति। दूसरा था रथारोही, तीसरा था अश्वारोही, चौथा था गज सेना। साधारण सैनिकों को चार्ट कहा जाता था। साधारण सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो चार्ट कहा जाता था। गुप्तचर कर्मचारी को दूते तथा पुलिस कर्मचारी को भट या भाटे कहा जाता था। उसके बाद अगला टॉपिक है गुप्तकालीन समाज एवं धर्म। यहाँ पे धर्म नहीं होना चाहिए, यह धर्म होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग हो गया है। गुप्तकालीन समाज परंपरागत चार वर्णों में विभक्त था। गुप्तकालीन जो समाज था वह कितने वर्णों में विभक्त था? तो चार वर्णों में विभक्त था। चार वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर क्या था? तो जन्म था। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। किस स्मृति में सबसे पहले कायस्थों का उल्लेख मिलता है? तो याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु जो थे वह 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो सम्राट होते थे वह किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राज धर्म बनाया था। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की और गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। यानी कि जो गुप्त सम्राट थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी और किसे अपना राज्य चिन्ह बनाया था? तो गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। अगला टॉपिक है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं लोग। तो एक तरफ ही दिया गया है गुप्तकालीन भूमि, यानी कि जो क्षेत्र होता था, क्षेत्र या कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? गुप्तकाल में तो क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। यानी कि जो वास्तु होते थे वो क्या होता था? तो वास करने योग्य भूमि होती थी। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। जो जोतने योग्य नहीं होती थी उस भूमि को खील कहा जाता था। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि खील का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो जो जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी उसे खील कहा जाता था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अपरहत जो थी वह बिना जोती गई जंगली भूमि थी। बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो अपरहत कहा जाता था। कृषि के विकास के विस्तार का पता अमरकोश से चलता है, जिसमें 12 प्रकार की भूमियों की चर्चा की गई है। यानी कि अमरकोश जो पुस्तक है या रचना है, इसमें कितने प्रकार की भूमियों की चर्चा की गई है? तो 12 प्रकार की भूमियों की चर्चा की गई है। बाणभट्ट ने सिंचाई के क्षेत्र में घटी यंत्र के प्रयोग का भी विवरण दिया है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो घटी यंत्र है यह किससे संबंधित है? तो सिंचाई के क्षेत्र में यूज या प्रयोग करने वाला यह यंत्र है।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख के कर। गुप्त काल में किस प्रकार के या कौन-कौन से कर लगते थे? अब उन करों को देखते हैं लोग। ये जो भाग था, भाग किस पे कर लगता था या किस विषय से संबंधित कर था? तो भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग लगता था भाग ए। भोग भोग जो था, राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं जैसे फल, फूल, सब्जी आदि के रूप में दिया जाने वाला कर था। जो भोग था, यह क्या था? तो राजा को प्रतिदिन फल, फूल, सब्जी आदि के रूप में दिया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो भोगे कहा जाता था। उसके बाद है उदंग्रे। उदंग्रे यह अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। यह क्या था? तो यह भी एक प्रकार का भूमि कर था। ऊपरी कर अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। ये भी क्या था? तो भूमि कर था। लेकिन जो उदंग्र था, यह अस्थायी कृषकों पर लगता था और जो ऊपरी कर था, यह अस्थायी कृषकों पर लगाया जाता था। भूतोपान्य प्रत्यय विदेशी वस्तुओं के आयात पर यह कर लगता था। शुल्क जो कर था, सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो शुल्क कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है भूमि कर। भूमि कर से जुड़े अधिकारी। तो पहला अधिकारी हो जाएगा ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण जो था, यह भूमि कर संग्रह अधिकारी होता था। भूमि कर संग्रह अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ध्रुवाधिकरण कहा कहलाता था। माँ छपलिक या करनी को यह जो था, यह अधिकारी आय व्यय और लेखा जोखा अधिकारी था। सौल्किक था, यह सीमा शुल्क या भूकर भूकर अधिकारी होता था। न्यायाधिकरण जो यह अधिकारी था, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी को न्यायाधिकरण कहा जाता था। मेहरौली के लौ स्तंभ और सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य प्रतिमा से पता चलता है कि इस समय धातु कला अत्यधिक विकसित अवस्था में थी। उज्जैन, भड़ौच, मथुरा, प्रयाग आदि महत्वपूर्ण व्यापारी के केंद्र थे। ये जो उज्जैन थे, भड़ौच था, मथुरा था, प्रयाग था, ये क्या थे? तो यह व्यापारी के केंद्र थे। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार ये कहा गया है। सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। जो गुप्त शासकों के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं चलाए गए थे, वह कितने ग्रेन का होता था? तो 144 ग्रेन का होता था। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना कहाँ पे है? तो भरतपुर राजस्थान से मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो बयाना भरतपुर राजस्थान से मिले हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है गुप्तकालीन शिक्षा एवं साहित्य। गुप्त काल में पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं, अब उन्हें गुप्तकालीन प्रमुख रचनाओं पे अब हम लोग देखते हैं लोग। सबसे पहला है ऋतु संहारम यह किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मेघदूतम में कुमार संभवम, रघुवंशम या मालिका अग्निमित्रम में अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब किसकी रचना है? तो ये सारी जो रचनाएं है, यह कालिदास के द्वारा रचित की गई रचना है। नेक्स्ट है विक्रमोर्वशियम। विक्रमोर्वशियम ये भी कालिदास की रचना है। किरातुर्जुनियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि यह किसकी रचना है? किरातुर्जुनियम, तो यह भारवी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम यह विशाखदत्त की रचना है। बृहत संहिता यह वराह मिहिर की रचना है। पंच सिद्धांतिका यह वराह मिहिर की रचना है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगली रचना है आर्यभट्टियम जो है, यह आर्यभट्ट की रचना है। सूर्य सिद्धांत ये भी आर्यभट्ट की रचना है। न्याय अवतार यह सिद्धसेन की रचना है। पंचतंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जो पंचतंत्र है, यह किसकी रचना है? तो यह विष्णु शर्मा की रचना है। नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखा गया है। नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है? तो कामंदक के द्वारा। मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? तो यह शूद्र की रचना है। योगाचार यह असंग की रचना है। योगाचार किसकी रचना है? तो असंग की रचना है। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है। किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि पृथ्वी गोल है? तो आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी क्या है? तो गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा जया यानी कि साइन, जो साइन cos tan होता है, यह उसे जया यानी कि साइन सिद्धांत दिया गया। इन्हीं के द्वारा वर्गमूल, घनमूल और जया यानी कि साइन सिद्धांत दिया गया। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी रहते थे। जो धन्वंतरी थे वह किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसी काल में उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। आयुर्वेद ग्रंथ किसके द्वारा रची गई रचना है? तो धन्वंतरी के द्वारा यह रचना रची गई है। सुश्रुत को शैल चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। शैल चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। उन्होंने शैल चिकित्सा को उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 125 से प्रकार के शैल उपकरणों का वर्णन किया। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। वाग्य भट्ट ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। अष्टांग हृदय नामक की जो यह रचना है, यह किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? तो वाग्य भट्ट की रचना है। और रामवीर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक के ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जो पंच सिद्धांतिका यह किसकी रचना है? तो वराहमिहिर की रचना है। उसके बाद अगला टॉपिक है गुप्तकालीन मंदिर। गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर बने थे और वह उसकी अवस्थिति कहाँ पे है और उनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं लोग। तो सबसे पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे यानी कि कहाँ पे स्थित है? तो जबलपुर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रवेश से द्वार के पार्श्व पर गंगा एवं यमुना की आकृतियां उनके वाहनों के साथ उत्कीर्ण की गई है। उसके बाद है एरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह का द्वार अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है। स्तंभ शीर्ष गज, सिंह, नारी मुख्य आदि से अलंकृत है। नेक्स्ट है भूमरा का शिव मंदिर यह सतना मध्य प्रदेश में। ये भी कहाँ थे? तो मध्य प्रदेश में। मंदिर की छत चौकी है। इस मंदिर की छत कैसी है? तो मंदिर की छत चौकी है। गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है और सामने स्तंभ युक्त मंडप तथा चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ मिलता है। उसके बाद है देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर की सभी विशेषता इस मंदिर में उपस्थित है। मंदिर की दीवारों पर शेष सैया पर शयन करते हुए विष्णु नर नारायण गजेंद्र मोक्ष आदि चित्र उत्कीर्ण है। रामायण एवं महाभारत के दृश्यों का भी अंकन किया गया है। इस मंदिर पे रामायण एवं महाभारत के दृश्यों का भी अंकन किया गया है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा ऊंचा तिहिरा शिखर मिलता है। यह जो मंदिर है इससे के गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा ऊंचा तिहिरा शिखर मिलता है। उसके बाद है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। यह भी कहाँ पे? यह पर नाम मध्य प्रदेश में है। मंदिर का निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त मंडप है तथा गर्भगृह की दीवारें अलंकृत है। मंदिर की छत सपाट है। जो मंदिर की छत है वो कैसी है? तो सपाट है। उसके बाद अगला है भीतरगांव का मंदिर एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ पे? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। मंदिर का निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। गर्भगृह भी वर्गाकार है तथा इसके सामने मंडप बना है। यह मंदिर भी शिखर युक्त है। यह जो भीतरगांव का मंदिर है यह भी कैसी है? तो यह भी मंदिर शिखर युक्त है। मंदिर की दीवार में बने ताकों में गणेश, दुर्गा, आदि की मृण मूर्तियां रखी गई है। यह मंदिर सिर्फ ईंटों से बना हुआ है। यह मंदिर किससे बना हुआ है? तो सिर्फ ईंटों से बना हुआ है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। उसके बाद अगला मंदिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। यह कहाँ पे है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। इसका वास्तु भीतरगांव मंदिर के ही समान है। यह मंदिर भी ईंटों से बना हुआ है। यह मंदिर किससे बना हुआ है? तो यह भी मंदिर ईंटों से बना हुआ है। उसके नेक्स्ट है खो का मंदिर यह नागोदे मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में शिव मूर्ति तथा शुभ गणों की मूर्तियां थी। नेक्स्ट है सांची का मंदिर रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का जो मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश से रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। महास्तूप के दक्षिण पूर्व की ओर बने इस मंदिर को मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। यह गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है जिसका आकार छोटा है और छत सपाट है। गर्भगृह चौकोर है। इसका गर्भगृह कैसा है? तो चौकोर है तथा सामने स्तंभ युक्त मंडप है। स्तंभ पर घंटा कीर्ति तथा शीर्ष है। उसके बाद अगला वंश आता है वाकाटक वंश। ये भी इंपॉर्टेंट है। वाकाटक वंश
255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक एक व्यक्ति ने वकाटा के वंश की स्थापना की। वकाटा के वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिंद शक्ति के द्वारा वकाटा के वंश की स्थापना की गई थी और कब में की गई थी? तो 255 ईस्वी में की गई थी। परवरसिन बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी था। परवरसिन कौन था? तो यह बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी था, जिसका शासन 275 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक था। इसने वकाटक राज्य का विस्तार किया और सम्राट की उपाधि धारण की। इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो सम्राट की उपाधि धारण की। परवरसिन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। परवरसिन के पश्चात वकाटक राज्य दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पहली शाखा जो थी वह प्रधान शाखा थी और दूसरी वासिम यानी कि वत्सगुल्म शाखा थी। वासिम शाखा की स्थापना परवरसिन के दूसरे पुत्र सर्वसेन ने की। वासिम में जो शाखा थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो परवरसिन के दूसरे पुत्र सर्वसेन के द्वारा की गई थी। रुद्रसेन प्रधान शाखा का प्रथम शासक था। प्रधान शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो रुद्रसेन था, जो परवरसिन प्रथम में तथा गौतमी पुत्र का पुत्र था। रुद्रसेन भगवान शिव का उपासक था। वकाटा के अभिलेखों में उसे महाभैरव का उपासक बताया गया है। पूना तथा रिद्धपुर के ताम्र पत्रों से वकाटा के गुप्त संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी सेन प्रथम ने गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह पृथ्वी सेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्तों के प्रभाव में आकर शैव धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म में ग्रहण कर लिया। 30 वर्ष की अल्पायु में रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। अतः उसके दोनों पुत्रों कौन से थे? तो दिवाकर सेन और दामोदर सेन के अवयस्क होने के कारण प्रभावती गुप्त वकाटा के राज्य की संरक्षिका बनी। प्रभावती गुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सहायता से कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन किया। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल में ही उसके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु हो गई। अतः 410 ईस्वी में छोटा पुत्र दामोदर सेन परवरसिन द्वितीय के नाम से शासक बना। यह जो दामोदर सेन था यह किस नाम से शासक बना? तो परवरसिन द्वितीय के नाम से शासक बना। परवरसिन द्वितीय ने सेतुबंध नामक के प्राकृतिक काव्य की रचना की। यह जो सेतुबंध है यह किसकी रचना है? तो यह परवरसिन द्वितीय की रचना है। यह वैष्णव धर्मोन्वयित है, यानी कि यह वैष्णव धर्म को मानता था। अपने शासन के अंत में परवरसिन द्वितीय ने परवरपुर नामक नई राजधानी स्थापित की। इसने लगभग 440 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वी सेन द्वितीय वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वी सेन द्वितीय था। बालाघाट अभिलेख में उसे परम भागवत कहा गया है। पृथ्वी सेन द्वितीय को बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। वकाटक नरेश से पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना कुठार के मंदिर का निर्माण करवाया था। जो नचना कुठार मंदिर था वह उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो व्याघ्रदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यह कौन था व्याघ्रदेव? तो पृथ्वी सेन द्वितीय का सामंत था। वकाटा काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण 16वां और 17वां गुहा विहार तथा 19वें गुहा चैत्य का निर्माण हुआ था। जो वकाटा काल था उस समय अजंता की गुफाओं का निर्माण यानी कि कौन से क्रम का? तो एक था 16वां और 17वां गुहा विहार तथा 19वें गुहा चैत्य का निर्माण हुआ था। किसके काल में? तो वकाटा के काल में हुआ था।